हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद एसकेवीएम में। आज हम एक नई श्रृंखला जो पीवाईक्यू की श्रृंखला है उसके साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम पीवाईक्यू में इतिहास के पीवाईक्यू देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने क्लासें हिस्ट्री में करा दी हैं, ज्योग्राफी में करा दी हैं, उन्हीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए। मेरे इस श्रृंखला के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितनी भी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की क्लासें हो चुकी हैं, वहां से ही अधिकतर क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी का भी जो एसएससी कराती है, उसमें अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी में से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, इसमें इतिहास के कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो अभी तक मैंने वो क्लासें नहीं डाली हैं, आने वाले समय में वो क्लासें में डाल दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से या आने वाली जो इस श्रृंखला के माध्यम से मैं बस आपको ये बताऊंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं आज के पीवाईक्यू को। और जो पीवाईक्यू आपको आता हो, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, तो उसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। और लास्ट में जाते जाते आप इन 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला में मुझे कमेंट में इतना जरूर बता दें कि इन 25 क्वेश्चनों में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। बिल्कुल सटीक बता दें, इसमें कोई किसी भी प्रकार की शर्माने की या डरने की बात नहीं है कि मेरे क्वेश्चन नहीं है, या और ये भी वाहवाही बटोरने की जरूरत नहीं है कि मैंने 25 से 25 क्वेश्चन भी सही लगाए। आप इससे अपनी अंदर की जो नॉलेज है उसको जान पाओगे। चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को यहाँ लिखूंगा अभी और उसके जो चारों ऑप्शन होंगे उनको भी लिखूंगा। उसके बाद आपको बताना है उसका आंसर क्या हुआ। जैसे आज पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ये मैंने क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने अपनी लास्ट वाली जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उस क्लास में बताया है। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए 1921, बी 1922, सी 1925 और डी 1942। इनमें आप बताओ कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। इसमें से कौन सा आंसर है कमेंट में आप जरूर बताएं। 1921, 1922, 1925 या 1942। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका 1921। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास में बताया था कि सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी द्वारा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, इस हड़प्पा स्थल की। इसीलिए इस स्थल में, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो खोजा किसने, वो ध्यान रखना, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी द्वारा ये 1921 में खोजा गया। अब ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में बता दिया था। दूसरा क्वेश्चन, और ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है मैंने बनाए हो, ये क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। वही मैं क्वेश्चन लाया हूं जो एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में इतिहास से, वो भी प्राचीन इतिहास से पूछे गए। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, और मैंने बता दिया किसने हुई। जो भी इसके अदर नॉलेज होगी वो मैं इसमें ऐड करते हुए जाऊंगा। बस आप क्वेश्चनों को याद रखें और इस क्वेश्चनों के माध्यम से बताऊं कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई भी ऐसे नहीं पढ़ाया कि आपके एग्जाम के बियॉन्ड हो, बिल्कुल आपने सटीक रूप से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट बताया है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन में बता रहा हूं। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है रोपड़ और चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थान जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाह गोदीवाड़ा,
बंदरगाह आप कुछ लोग जानते नहीं होंगे कि बंदरगाह ऐसा कौन सा स्थान है। बंदरगाह आप जहां पर समुद्री मार्ग से व्यापार होता है उस स्थान पर बड़े बड़े जहाज रुकते हैं, व्यापार होता है। एक देश से सामान दूसरे देश जाता है समुद्री मार्ग से, तो वो जो जहाज होते हैं, वो जहाज जहां इकट्ठे हो जाते हैं, वो उस स्थान को कहते हैं बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता में इसीलिए विकसित सभ्यता भी मानी जाती है कि उस सभ्यता में जो आज से 2500 साल पहले की सभ्यता थी, वो सभ्यता में देशों से व्यापार होता था, और वो भी समुद्र के मार्ग से। स्थल के मार्ग से हो रहा है वो तो हो ही रहा है, समुद्र के मार्ग से हो रहा है। तो ऐसा कौन सा स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता में जहां से समुद्र के मार्ग से व्यापार होता था एक देश से दूसरे देश में? ऐसा कौन सा स्थान था? कालीबंगा था, लोथल था, रोपड़ था, या मोहनजोदड़ो था? तो मैं इसमें बताऊं, मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया है। मैंने वीडियो में ये भी बताया था कि सब कौन सा स्थल था जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। उसका आंसर है लोथल। लोथल वो स्थान था जहां से एक भारत देश से मेसोपोटामिया, मिस्र, इन देशों में व्यापार होता था। सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, मोहर लग के जाती थी सामान पर। ये तो होगा दूसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तीसरा क्वेश्चन है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ये जो वाक्य है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो वाक्य है, शब्द है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? पहला ऑप्शन ए मंडूक उपनिषद, मंडूक उपनिषद। बी ऑप्शन मुंडक उपनिषद, मंडूक अलग है, मुंडक अलग है, मुंडक उपनिषद। सी ऑप्शन कंठोपनिषद, कंठोपनिषद। और डी छांदोग्य उपनिषद। अगर आपने वैदिक काल वाली क्लास देखी है, वैदिक काल वाली जो ऋग्वैदिक काल वाली क्लास है, उसमें इस क्वेश्चन को मैंने सटीक रूप से बताया है कि सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका आंसर है, इसका जो आंसर है वो है, कमेंट में जरूर बताना अगर आपको आंसर पता है। तो इसका आंसर न तो मंडूक है, न ही कंठोपनिषद है, न ही छांदोग्य उपनिषद है। इसका आंसर है मुंडक उपनिषद। ये मुंडक उपनिषद जो है, उस उपनिषद से सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जय होती है, विजय होती है, सत्य ही जीतता है, जिसका अर्थ है सत्य ही जीतता है। तो ये शब्द जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये हो गए 3 क्वेश्चन। अगला चौथा क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध जो नदी है उसे किसे कहा गया है? तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है गंगा। बी ऑप्शन सिंधु। सी ऑप्शन यमुना। और डी ऑप्शन सरस्वती। इन 4 क्वेश्चन में से इन 4 ऑप्शन में से आप बताओ कि कौन ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है ऋग्वेद में? गंगा, सिंधु, यमुना या सरस्वती? इसका आंसर को जानकर हैरानी होगी। इसका आंसर है सरस्वती। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है ऋग्वेद में। भले ही आज हम गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी मानते हैं, लेकिन ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है? सरस्वती है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। अब छठवां क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 5 क्वेश्चन के आंसर भी बता दिए। और इन 5 क्वेश्चनों को जानकर आपने अगर मेरी पिछली इतिहास की क्लासें देखी होंगी तो आपको इतना विश्वास हो चुका होगा कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताए हैं, जो एसएससी में कभी ना कभी पूछे गए, उनके आंसर आपको पता होंगे।
इन्हें बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और आप बिल्कुल सटीक दिशा में इन चीज को पढ़ रहे हैं। अब हम अपने 6वें क्वेश्चन की बात 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, आप सभी को पता होगा कि जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे और वही तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो अंतिम रहे हैं वो कौन से थे? आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहले पार्श्वनाथ, दूसरा ऑप्शन है ऋषभदेव, तीसरा ऑप्शन है महावीर स्वामी और चौथा जो आपको ऑप्शन है अरिस्टनेमी। इन 4 तीर्थंकर थे। इन 4 तीर्थंकरों में कौन से ऐसे तीर्थंकर थे जो 24वें थे और वो अंतिम थे? पार्श्वनाथ या ऋषभदेव या महावीर स्वामी या अरिस्टनेमी। ये मैंने भले ही क्लास नहीं पढ़ाई है लेकिन आपको अगर कहीं से आपने पढ़ा है या आप जानते हो तो इसका आंसर जरूर बताएं। इसमें से जो 24वें अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। आपको ये पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। अगला 6वां क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वो कहां दिया? तो इससे पहले इस जो जैन धर्म के बारे में आपको बता दूं कि जो ऋषभदेव थे वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। आपको अंतिम मैंने बता दिया कि अंतिम जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे और जो पहले तीर्थंकर थे, अगर पूछ लिया जाए कि पहले तीर्थंकर कौन से थे, वो ऋषभदेव होंगे। तो अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया वो कहां पर दिया था? ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है बोध गया में, दूसरा ऑप्शन है कुशीनगर में, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ में और चौथा ऑप्शन है लुम्बिनी में। जो बौद्ध धर्म थे उसमें भगवान बुद्ध थे। उस भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया ज्ञान प्राप्त करने के बाद। पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? बोध गया में दिया था या कुशीनगर में दिया था या सारनाथ में दिया था या लुम्बिनी में दिया था? किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सारनाथ। सारनाथ वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इतना पता होने के बाद एक चीज और पता होनी चाहिए कि इस जो उन्होंने ज्ञान दिया, पहला उपदेश दिया, उसे उस प्रक्रिया को एक और नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? कमेंट में जरूर बताओ उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बताऊं कि इस प्रक्रिया को धर्म चक्र प्रवर्तन, जो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, उस क्रिया को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन। आपसे पूछे गए क्वेश्चन में कि भगवान बुद्ध के द्वारा ऐसा कौन सी प्रक्रिया की गई जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है? तो वो थी पहला उपदेश देना। किस स्थान पर? सारनाथ पर। सारनाथ वो स्थान था जहां भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। ये 6 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति
किसके शासनकाल में हुई? बौद्ध धर्म की जो संगीति थी, 4 संगीति, ध्यान रखना, 4 संगीति हुई थी बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की 4 संगीति हुई थी। जैन धर्म की 2 संगीति हुई थी। जैन धर्म की जो चौथी संगीति, अंतिम संगीति थी, वो किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है कालाशोक, और चौथा ऑप्शन है आपके पास कनिष्क। ऐसा कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की अंतिम और चतुर्थ संगीति हुई थी? अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक या कनिष्क? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है कनिष्क। कनिष्क वो अंतिम राजा था जिसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की अंतिम संगीति हुई थी। हुई अशोक के में थी, अजातशत्रु ने भी कराई थी, और कनिष्क ने भी कराई थी। ये और एक और संगीत कराई थी, वो कमेंट में जरूर बताएं। 7वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति थी, वो किसके शासनकाल में हुई? तो वो थी कनिष्क। ध्यान रखना इस बात को। 8वां क्वेश्चन है कि मगध के किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है? मगध का ऐसा कौन सा शासक था जिसे अमित्रघात कहते हैं? अमित्रघात कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है अशोक, और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। कंफ्यूज मत होना, बिंबिसार अलग है और बिंदुसार अलग है। ऐसा कौन सा शासक था मगध का जिसे अमित्रघात कहा जाता था? अमित्रघात कि वो जिसे उपाधि दी गई थी अमित्रघात की, तो वो जो शासक था वो था बिंदुसार, मौर्य का बेटा और अशोक का पिता। इस बिंदुसार को एक अच्छे राजा का पुत्र और एक अच्छे राजा का पिता, अच्छा राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका पुत्र था बिंदुसार, और उससे भी अच्छा राजा था अशोक, उसका पिता था बिंदुसार। इस नाम से भी जाना जाता है। एक उपाधि दी जाती है इतिहासकारों के द्वारा कि अच्छे राजा का पुत्र और अच्छे राजा का पिता बिंदुसार था। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का दूसरा शासक, प्रमुख शासकों में भी इसकी गिनती होती है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक। तो बिंदुसार को ध्यान रखना कि अच्छे राजा का पुत्र और अच्छे राजा का पिता, इस उपाधि के नाम से भी जाना जाता है, और अमित्रघात के नाम से भी इसे जाना जाता है, बिंदुसार को। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके पास, इसके तो ऑप्शन बिना वही आप बता सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, इस पुस्तक के जो रचयिता हैं, लेखक हैं, वो कौन है। फिर भी मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन ए कौटिल्य, बी ऑप्शन मेगास्थनीज, तीसरा ऑप्शन विशाखदत्त, चौथा ऑप्शन बाणभट्ट। पहला ऑप्शन आपको दिया कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन दिया मेगास्थनीज, तीसरा ऑप्शन दिया विशाखदत्त, चौथा ऑप्शन दिया बाणभट्ट।
इन चारों लेखों में ऐसे कौन से लेखक थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी सबसे पहले? तो ये तो सबको पता होगा और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वो कोई नहीं, हमारे कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जिन्होंने अखंड भारत की संकल्पना की थी, वो यही व्यक्ति थे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी थी। वो भारत के पहले अर्थशास्त्री माने जाते हैं। अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला 10वां क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन हो गए, अब 10वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया? पहला ऑप्शन आपके पास है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन आपके पास है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन आपके पास है अशोक। ऐसा कौन सा राजा था जिसने सांची का स्तूप बनाया था? यह स्तूप बौद्ध धर्म को समर्पित किया गया है। ये स्तूप वर्तमान में भी आपको वर्तमान में मौजूद है। ऐसा कौन सा राजा था जिसने ये सांची का स्तूप बनाया था? चंद्रगुप्त, कनिष्क, समुद्रगुप्त या अशोक? तो आपको पता होगा कि भारत में स्तूपों का पिता जिसे कहा जाता है, वही उसी ने सांची का स्तूप बनाया था, उसे कहते हैं अशोक। उसका नाम, उस शासक का नाम है अशोक। इस व्यक्ति ने सांची का स्तूप बनाया था। माना जाता है या बताया जाता है कि राजा अशोक ने 84,000 से भी ज्यादा स्तूप बनवाए थे। वो सभी स्तूप, अधिकतर स्तूप उसमें से बौद्ध धर्म से संबंधित थे या बौद्ध धर्म को समर्पित थे। वो सभी स्तूप बौद्ध धर्म को समर्पित किए गए थे जो अशोक ने बनवाए थे। अगला 11वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, पता होना चाहिए आपको, इसका आंसर दो। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि यह क्वेश्चन यूपीएससी 2025 में पूछा गया है। यूपीएससी में भी पूछा गया है, एसएससी में तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ही ये क्वेश्चन। यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास हो और आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपने इतिहास पढ़ा है, आप इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। पहला इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त। ऐसा कौन सा इसमें से शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, एसएससी में तो बहुत इंपोर्टेंट है ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें कमेंट मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में जो आंसर सटीक आंसर हो वो कौन सा है। इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 12वां क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऐसा कौन सा राजा था जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। ऐसा कौन सा राजा था जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो इसका आंसर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त वो राजा था जिसने गुप्त वंश की स्थापना थी या गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन 13वां, हर्षचरित, मोस्ट इंपोर्टेंट किताब जो पूछी जाती है, हर्षचरित के लेखक कौन है?
ऑप्शन आपके सामने है। पहला बाणभट्ट, दूसरा क्वेश्चन कालिदास, भारत में रहने वाला प्रत्येक स्टूडेंट कालिदास का नाम तो सुना ही होगा। तीसरा हरिशेन, हरिशेन, और चौथा रवि कीर्ति। ऐसे कौन से महान लेखक थे जिन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट वो लेखक थे जिन्होंने हर्षचरित लिखी थी। और कालिदास, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम कमेंट में जरूर बताओ कि कालिदास द्वारा जो लिखा गया जो नाटक है उसका नाम क्या है। कमेंट में जरूर बताओ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री, चीनी यात्री वैनसांग किसके शासनकाल में आया था? भारत में आया। जो चीनी यात्री था वैनसांग, ऐसा जो प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसांग था वो किस राजा के शासनकाल में भारत में आया था? ऑप्शन आपके सामने, पहला चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है आपके पास हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन है अशोक, और चौथा ऑप्शन है आपके पास कनिष्क। किस राजा के शासनकाल में चीन का ये यात्री भारत में आया था और इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी और बौद्ध धर्म की चीजों को अपने देश चीन में ले गया था? वो वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। याद करने का एक तरीका, मैंने वैनसांग के और हर्षवर्धन का जो संबंध है, इसका नाम भी हर्ष से स्टार्ट होता है, इसका नाम भी हर्ष से स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना कि वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वर्धन वंश, हर्षवर्धन ने जिसको चरम स्तर पर पहुंचाया गया था, कन्नौज अपनी राजधानी को बना दिया था, तो उसी के शासनकाल में ये प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसांग आया था। फायान, कमेंट में एक क्वेश्चन लास्ट में आपको बताते हुए जा रहा हूं कि फायान नाम का जो यात्री था वो किसके शासनकाल में आया था। लास्ट 15वां क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं। 15 क्वेश्चन, इस वीडियो में 15 क्वेश्चन रखूंगा। लास्ट में 15वां क्वेश्चन में आपको पूछते हुए जा रहा हूं जिसका आंसर मुझे चाहिए आपसे। इंडिका नामक पुस्तक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अधिकतर पूछा जाता है जीएस में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिका नामक जो पुस्तक थी उसकी रचना किसने की है? इसके क्वेश्चन में इसके ऑप्शन नहीं बताऊंगा मैं, इसके ऑप्शन में बताऊंगा नहीं कि इंडिका नामक पुस्तक है उसकी रचना किसने की है। इस क्वेश्चन का आंसर और भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है, इसका आंसर, ये आंसर मुझे कमेंट में चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट के द्वारा। जो भी इस क्लास को देख रहा है वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट इन दो क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जरूर बताए। पहला क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक किसने रची है, किसने लिखी है, और भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है। ऑप्शन इसके तो मैंने बता ही दिए, इसका ऑप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। और आपको इनके ये 15 क्वेश्चन के आंसर आपने बताए हैं तो आपने इतिहास पढ़ा है। और कमेंट में ये जरूर बता दें कि इन 15 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही बताए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, ये कमेंट में जरूर बताएं। और जो मैंने शुरुआत के जो क्वेश्चन कराए 4 से 5 क्वेश्चन थे जिसकी क्लासें मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी हैं अपने चैनल पर, आपने अगर उनको देखा होगा तो आपको ये विश्वास हो चुका होगा कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ, वो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इतना बिलीव मुझ पर रखें कि जो भी चीज आपको मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए सटीक है और उतनी चीज आपने कंप्लीट की है, उतनी चीज आपने याद की है। तो भारत के इतिहास में आपको कोई भी अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और सटीक रूप से इस क्लास को, इन सभी क्लासों को देखिए। ये जो श्रृंखला है वो मैं लाया हूं। अभी इतिहास के 15 क्वेश्चन है, ऐसे मध्यकालीन इतिहास के 15 क्वेश्चन आएंगे, आधुनिक भारत के 15 क्वेश्चन आएंगे, जो भूगोल है उसके 15 क्वेश्चन की एक श्रृंखला लाऊंगा। हो सकता है इसके क्वेश्चन 20 भी हो जाए, 25 भी हो जाए। जो पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, उसके 25 क्वेश्चन लाऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चनों को जानकर आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन फंस जाता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। अब आपको 15 क्वेश्चन मैंने बता दिए, बस आपको कमेंट में ये बताना है कि 15 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सटीक लगाए और कितने आपके क्वेश्चन गलत हुए, और इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे और ऐड करनी चाहिए, क्वेश्चन इसमें बढ़ाऊँ या नहीं, ये श्रृंखला कैसी है, ये सभी जो जैसी भी वीडियो अच्छी लगी हो, खराब लगी हो, जैसी भी लगी हो, उसका जवाब कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।